हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। संविधान में कोई भी संशोधन पार्लियामेंट करती है, हम सभी जानते हैं। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके संविधान जो संशोधन करती है, कोई भी लॉ बनाती है, तो वो संशोधन लॉ की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। आज हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे क्योंकि हमने आर्टिकल 13 की बात की है। 13 में लॉ की डेफिनेशंस को बताया गया, परिभाषा को बताया गया। उसमें से ऑर्डिनेंस, रूल्स, बाय लॉ, रेगुलेशंस एक्ट, इन सब की चर्चा की गई है, लेकिन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट अगर लॉ है तो इससे पार्लियामेंट को क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, और कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट अगर लॉ नहीं है तो उससे पार्लियामेंट को क्या नुकसान है या फायदा है। इस पॉइंट को पहले जानते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशंस में आता है एज पर आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जैसे दिया गया है, तो पहला पॉइंट हम यही कहेंगे कि उस पर जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी जुडिशरी उसकी पावर को पार्लियामेंट की में जो संशोधन करेगी संविधान में उसको चेक करेगी। यानी हम कहेंगे कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट पार्लियामेंट कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, यानी फंडामेंटल राइट हमारा अनअमेंडेबल होगा, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि पार्लियामेंट और जुडिशरी में ज़्यादा पावरफुल जुडिशरी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के हर एक एक्शंस को जो संविधान संशोधन से रिलेटेड होगा उसको उस पर चेक कर सकती है, जैसा कि आर्टिकल 13 में बताया गया है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की, जो अगर संविधान संशोधन कानून नहीं है तो इससे क्या 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 पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे सामने। तो इससे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा संविधान संशोधन लॉ के डेफिनेशंस में नहीं आएगा, तो यानी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट किसी भी तरह का संशोधन ला सकती है, यानी फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकती है, यानी कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट भी हमारा अमेंडेबल हो सकता है। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि इसमें पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो में लगेगा नहीं संविधान संशोधन में आर्टिकल 13, तो इस हिसाब से जुडिशरी पार्लियामेंट के जो अमेंडमेंट एक्शन होंगे, संविधान संशोधन वाले जो जितने भी एक्शन होंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, यानी पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा हो जाती है। और पार्लियामेंट संविधान संशोधन के जरिए वो फंडामेंटल राइट का वायलेशंस भी कर सकती है और उस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के हमारे सामने आते हैं कि संविधान संशोधन अगर लॉ होता है तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, अगर लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये संविधान संशोधन कानून है या नहीं है, ये मुद्दा निकल के आया कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि कैसे ये पॉइंट सामने आता है, ये क्वेश्चन सामने आता है। हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो जाता है, इनैक्ट हो जाता है, संविधान पावर में आ जाता है। अब स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो अपने अपने लोगों पर, बेसिकली जो लोअर क्लास था या मिडिल क्लास कह सकते हैं, उसको उस पर वो ज़्यादा डेवलप करने के बारे में ज़्यादा विकास, रूल्स रेगुलेशंस बनाकर करना चाहती थी। यानी वो बेसिकली स्टेट की गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक पथ पर निकल चुकी थी, एकदम पीक मोमेंट में थी। उनका एक ही मकसद था कि हम समाज में आर्थिक स्तर पर जस्टिस करें, न्याय करें, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में भी बात की गई है, जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो वो समाज पर आर्थिक लेवल पर भलाई करना चाहती थी और इस हिसाब से उन्होंने कई तरह के लॉज रेगुलेशंस अपने अपने स्टेट में लागू कर रही थी। उन्हीं में एक लॉज था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था? ये ब्रिटिश के समय से जो जमींदार थे वो ब्रिटिश के लिए एग्रीकल्चर, खेती वगैरह करते थे और उनका बेनिफिट जो था वो फ़ायदा ब्रिटिश के अकॉर्डिंग खेती करके उनको फ़ायदा देते थे। तो उनके पास बहुत सारी अमाउंट में ज़मीनें थी। देश का एक क्लास ऐसा था जिसके पास कई सारे अमाउंट में ज़मीनें थी और एक क्लास था जिसके पास लैंडलेस था, उसके पास ज़मीनें नहीं थी। तो सरकार का मकसद यही था कि हम उन ज़मींदारों से कुछ ज़मीनें ले लें और देश का वो ग्रुप, वो तबका जिसके पास ज़मीन नहीं है, लेबर क्लास है, उसको हम ज़मीन प्रोवाइड करें या उसको कुछ सिक्योरिटी दें मजदूरी में या फिर उसके काम में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर स्टेट की गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आती है। लैंड रिफॉर्म्स में कहा गया कि
कोई जमींदार है, एक एग्जांपल से समझिए, एक जमींदार है, इसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो सरकार ने एक लिमिटेशंस तय कर दिया गया कि इससे हम 5%, कोई भी जमींदार होगा उसकी अगर 100 एकड़ ज़मीन है उससे हम 5% ले लेंगे और वो 5% हम समाज पर जिसके पास ज़मीनें नहीं होंगी उसको दे देंगे। ये आर्ग्यूमेंट पर उन्होंने, स्टेट ने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए लॉ लाया। लैंड सीलिंग, जो खेत को जोतने का जो अधिकार होता है, सीलिंग लॉज, खेत जोतने का अधिकार, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर आती है, जो लैंडलेस लेबर थे या खेत में काम करने वाले थे उनके लिए ये सिक्योरिटी देता था। तो इस तरह के लॉज को लाती है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट में इसको इंट्रोड्यूस करके इसके लेजिस्लेशन में इसको पास भी कर दिया गया। अब सवाल जमींदारों के ऊपर आ जाता है कि जमींदार अपनी जमीनें सरकार को क्यों दे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है। भारत के संविधान में भी आप बात देखेंगे तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है कि कानून के नज़र में सभी बराबर होंगे, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कितना भी अमीर हो या एक रिक्शा पुलर हो या छोटा सा किसान हो, सभी कानून के नज़र में समान होंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 की बात करेंगे तो वो भारत का संविधान कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, सभी को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। तो इन सब आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर जमींदार जो है वो कोर्ट पर, देश के कई सारे हिस्सों से, कई सारे स्टेट से हाई कोर्ट में बहुत सारे केस चले जाते हैं और जमींदार का यही कहना था कोर्ट में कि सर, जैसा कि भारत का संविधान आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया गया जमींदारी सिस्टम जो है सर, लैंड रिफॉर्म्स लॉज जो लाया गया है सर, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, मौलिक अधिकार का हनन करता है, उल्लंघन करता है। और आप एज पर आर्टिकल 13 का यूज़ करें सर और इस लॉ को, ये जो स्टेट गवर्नमेंट लाई है इसको ख़त्म करें, स्ट्रक डाउन। और इनका कहना भी सही था कि आर्टिकल 14, 19 और 31 उस समय बात करेंगे 1950s के समय, तो कहीं ना कहीं सभी की इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। तो हाई कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने भी जमींदारों के फेवर में फैसला किया कि हमारा भारत का संविधान इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है और आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, उसका वायलेशन करेगा। इस आर्टिकल 13 का यूज करते हुए इस लॉज को जो स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेकर आती है, आप एग्जांपल में जैसे बिहार लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो इस लॉज को स्ट्रक डाउन करती है, इसकी पावर को खत्म कर देती है। अब जब हाईकोर्ट ने जमींदारों के फेवर में फैसला जब सुनाया तो सरकार के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज आ गया कि सरकार समाज पर, इकोनॉमिक लेवल पर वो इक्वालिटी, समानता लाने की बात कर रही थी। अब उनके सामने चैलेंज ये आ गया कि जो हमारी उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही पार्लियामेंट का रोल निभा रही थी, उनके सामने चैलेंज ये हो जाता है कि उनके द्वारा लिखा गया संविधान उन्हें ही समाज पर इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने से रोक रहा। इस समस्या का समाधान करने के लिए पार्लियामेंट क्या स्टेप लेती है, क्या कदम उठाती है, उसको देखते हैं। तो संविधान सभा जो थी, हमारी पार्लियामेंट उस समय जो थी 1950 के 51-50 के आसपास, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा लॉ लाया जाए जो मतलब इसमें लिखा हो कि पार्लियामेंट समाज पर इक्वालिटी, समानता लाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है और वो एक्सेप्शन होगा आर्टिकल 14, 19 और 31, यानी उस पर आर्टिकल 14, 19 और 31 नहीं लगेगा। इसको, ये सारे चेंजेस करने के लिए संविधान जो हमारी पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करती है और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2 मेजर चेंजेस किए गए और इसका मैं एक जिस्ट बताता हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉइंट चर्चा करेंगे हम, उसके पूरा केस को चर्चा नहीं करेंगे। तो पार्लियामेंट ने जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट लाई उसमें 31A को इंट्रोड्यूस करती है। सबसे पहले क्या था 31A, उसको देखते हैं। तो 31A में कहा गया कि 31A के अंदर कुछ लॉज होंगे, कुछ कानून वगैरह लिखे होंगे संविधान में, और वो जो कानून होंगे, वो जो 31A के द्वारा कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो एक्सेप्शन होंगे आर्टिकल 14, 19 और 31 का, यानी उस पर एक समानता और संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे एक्सेप्शन होंगे, ये सारे नहीं लगेंगे लॉज, ये सारे उस पर उसको लिमिट नहीं करेंगे। सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये जो है आर्टिकल 14, 19 और 31 इस पर अप्लाई नहीं होंगे 31A में जो लिखा हुआ लॉ है उस पर, ठीक है, यानी वो कहीं ना जुडिशियल रिव्यू 31A पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये पहला चेंज था, मेजर चेंज, पहला संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा जो चेंज किया गया, इससे भी बड़ा खतरनाक वाला चेंज था, उसको देखिए। 31B में शेड्यूल 9 को इंट्रोड्यूस किया गया।
क्या है शेड्यूल 9, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। 31B में कहा गया कि शेड्यूल 9 हम इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और शेड्यूल 9 में कुछ लॉज लिख दिए गए, कुछ जैसे कि बिहार लैंड रिफॉर्म लॉ जो था, या फिर बॉम्बे टेनेंसी एक्ट, ये इस तरह के कुछ लॉज थे कई सारे। अभी प्रेजेंट में 289 के आसपास लॉज हैं। शेड्यूल 9 में जो भी लिखे गए लॉ होंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, जैसा कि आर्टिकल 13 ने कहा। इसके अलावा भी इसमें ये चेंज किया गया कि अगर वो पार्ट 3 के कुछ आर्टिकल को प्रभाव करता है, यानी फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार को प्रभावित कर भी रहा हो कोई ऐसा कानून, और उसको अगर आप शेड्यूल 9 में रख देते हैं तो उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड नहीं करेगी, उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा ही नहीं। और शेड्यूल 9 को एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी की तरह रखा गया कि उस पर कोई भी ऐसा लॉ फ्यूचर में बना सकती है पार्लियामेंट, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही हो या नहीं कर रही हो, अगर उसको शेड्यूल 9 में रखते हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या था, जैसा कि हमने देखा कि हाई कोर्ट जो थी बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को जमींदारों के फेवर में फैसला देती है और बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के पावर को नल एंड वॉइड करती है। तो आर्टिकल 31B में एक और बात कही गई कि कोई भी ऐसा लॉ जिसको पास्ट में पहले कभी जुडिशरी उसको पावर को नल एंड वॉइड कर दिया हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसको दोबारा शेड्यूल 9 में रख देती है तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा, यानी अलाइव हो जाएगा, उसके पावर फिर से आ जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज जो थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मेजर चेंज किए गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि ये दोनों जो चेंजेस थे, आप देख सकते हैं कि ये दोनों खुद में, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो खुद में फंडामेंटल राइट का वायलेशन। अब जमींदार हाई कोर्ट से पूरी तरह हार चुके थे पार्लियामेंट के इन एक्शंस के द्वारा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटिशंस फाइल करने का, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का और उनका फैसला सुनने का। तो क्या मामला, अब क्या स्टेप लेते हैं जमींदार, अब क्या स्टेप लेते हैं? यहाँ तक तो हमने देखा कि पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा पावर हो चुकी थी इन सब मामलों में, जमींदार पूरी तरह से हार चुके थे पार्लियामेंट के इन एक्शन से। तो अब जमींदार क्या एक्शंस लेते हैं, इसको हम समझते हैं। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जमींदार जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसमें कई सारे केसेस होते हैं। उसमें से आप देखेंगे शंकरी प्रसाद केस, या सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, या आईसी गोलकनाथ, या फिर सबसे फेमस जो हम आपसे अभी तक का है केशवानंदा भारती केस। तो इन सब केसेस के जरिए क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि संविधान संशोधन लॉ की परिभाषा में आता है या नहीं आता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, और वो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। थैंक यू फॉर डिस्कशंस।